राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसे आज हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। पहले तो हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके लिए किसी डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि लोगों के कार्यों में कुशलता लाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। और औपचारिक शिक्षा जो है कि एक ऐसी शिक्षा जिसके लिए डिग्री या प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। यह जो है कि लोगों में डिग्री प्रमाण पत्र के लिए होती है। यह जो है कि औपचारिक शिक्षा नियम में बंधा होता है और अनौपचारिक शिक्षा नियम में बंधा नहीं होता है। इसे चाहे जब ले सकते हैं। और औपचारिक शिक्षा का जो है कि समय निश्चित होता है और औपचारिक शिक्षा का समय निश्चित नहीं होता है। तो प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1978 को हुआ था। प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1978 को हुआ था। तो ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? तो ध्यान आकर्षण है, अभिरुचि है, संतुष्टि भी है, ध्यान विकर्षण नहीं है। तो यही गलत हो जाएगा, यह नहीं है। तो इसको देखते हैं व्याख्या से। तो प्रसार शिक्षा के चरण जीपी लिंगस के अनुसार प्रसार शिक्षा का चरण बताया है। और जीपी लिंगन के अनुसार कहा गया है कि प्रसार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पूछ देगा कि प्रसार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया किसका कथन है? तो जो कि जीपी लिंगस का कथन है। यह एक अच्छे प्रभावी प्रसार शिक्षण कार्यक्रम में अग्रलिखित 5 चरण सम्मिलित होते हैं। तो इनके जो है कि एक अच्छे प्रभावी प्रसार शिक्षण कार्यक्रम में कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। स्थिति एवं समस्या का समाधान होता है, उद्देश्य एवं समस्या का समाधान होता है, और शैक्षिक योजना, मूल्यांकन, पुनर्विचार होता है। पहले क्या किया जाता है? स्थिति एवं समस्या का समाधान किया जाता है, फिर जो कि उद्देश्य एवं समस्या का समाधान, शैक्षिक योजना, मूल्यांकन, लास्ट में पुनर्विचार। इसे क्रम वाइज करने के लिए पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है कि प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम। और जो है कि प्रसार शिक्षा का समान चरण जो है कि ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। ये जो है कि इनके 8 चरण होते हैं। तो ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्रम वाइज याद कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो यह जो है कि अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो इसका हो जाएगा बी। परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? तो यह अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण कौन सा है? तो जो कि यह प्रसार शिक्षा का चरण है। क्या है? यह प्रसार शिक्षा का चरण है। और यह क्या है? प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम का चरण है। तो प्रसार शिक्षा का चरण कौन सा है? ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। तो इसका सबसे आखिरी चरण मूल्यांकन है, फिर जो है कि संतुष्टि, फिर मूल्यांकन है। तो देखते हैं इसमें कौन सा इसका चरण है। तो इसमें जो कि मूल्यांकन नहीं दिया गया है, तो सबसे लास्ट में जो है कि संतुष्टि है। तो इसका हो जाएगा संतुष्टि। पहले जो है कि ध्यान आकर्षण किया जाता है, ध्यान आकर्षण किया जाता है, वही आकर्षण है। फिर जानकारी ली जाती है। तो फिर ऐसे ही क्रम वाइज याद कर लीजिएगा आप लोग। तो लास्ट में जो कि सबसे संतुष्टि फिर मूल्यांकन होगा। तो बताया फिर से। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के 6 चरण हैं जो इस प्रकार हैं। शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षण करना, शिक्षार्थी की बुनियादी जरूरतों या समस्याओं को केंद्रित कर विद्यार्थियों में प्रेरणा, भागीदारी व रुचि द्वारा सीखने की रुचि पैदा करना,
या शिक्षार्थी को प्रोत्साहन, भागीदारी तथा उद्दीपनों द्वारा संदेश प्रक्रिया के प्रति इच्छा को प्राप्त करना। विद्यार्थियों में संदेश प्राप्त करने की दृष्टि, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कार्य में विश्वसनीयता होनी चाहिए। शिक्षार्थी का संतोष शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। यह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को जो कि महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मई को जो है कि रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। तो यह जो कि तो इसके बारे में जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस के लिए इस साल की थीम जो है कि ह्यूमन रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल डिवाइस को कम करना है। तो इस दिवस के लिए विश्व साक्षरता दिवस के लिए इस साल की थीम क्या है? 2021 की थीम है यह। तो ह्यूमन डे रिकवरी के लिए साक्षरता डिजिटल डिवाइस को कम करना है। ILD 2021 की थीम डिजिटल साक्षरता के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए निर्धारित है। बता दें कि कोरोना संकट काल में बच्चों, युवाओं, वयस्कों की शिक्षा पूरी तरह प्रभावित हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो और इसके बारे में जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया और वर्ष 2009-2010 के संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तो कब से मनाया जा रहा है विश्व साक्षरता दिवस? तो उद्देश्य जो कि 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाए। तो 17 नवंबर 1965 से। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग जो है कि औपचारिक शिक्षा में किया जाता है और तयशुदा पाठ्यक्रम पूछेगा कि नहीं किया जाता है तो जो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। अगर तयशुदा पाठ्यक्रम है, नियमित पाठ्यक्रम है तो जो कि औपचारिक शिक्षा हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग अनौपचारिक शिक्षा में किया जाता है। किसी भी प्रकार की शिक्षा जो कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त की जाए तथा उस शिक्षा के निश्चित उद्देश्य हो, वह निर्देशात्मक हो, उसमें पर्यवेक्षण, देख रेख आदि की सुविधा हो, तो इस प्रकार की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा का तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिगम का अवशेष कहते हैं। तो शिक्षा का कौन सा तंत्र है जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिनियम का अवशेष कहते हैं? तो वह हो जाएगा सतत शिक्षा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा डी। सॉरी, इसका गैर औपचारिक शिक्षा होगा। सॉरी, इसका जो है कि गैर औपचारिक शिक्षा है। पूछा क्या? शिक्षा का तंत्र जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिगम का अवशेष कहते हैं। मतलब औपचारिक तंत्र के बाहर जो है शिक्षा तो उसे गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो मतलब औपचारिक शिक्षा हो रहा है पर वह बाहर है तो इसे गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। तो शिक्षा का तंत्र जिसे कभी जिसे कभी औपचारिक तंत्र के बाहर संगठित अधिनियम के अवशेष जिसे गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक संगठित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक शैक्षिक प्रणाली के बाहर होती है। प्रायः यह लचीला शिक्षार्थी केंद्रित यह प्रायः जो है कि लचीला होता है, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, प्रासंगिक और एक सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करना है। इसके लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य समूह नहीं है। यह बच्चे, युवा या वयस्क हो सकते हैं। इसके लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य समूह नहीं है। यह
बच्चे, युवा, वयस्क हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा है, इसमें जो है कि क्रम में करना है। तो पूछा है कि प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले जो है कि प्रतिभागी को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए करना चाहिए। प्रतिभागी को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना। फिर उसके बाद जो है कि डी कहाँ पर, डी जो है कि बस डी में ही है, तो इसका आंसर डी ही सही हो जाएगा। पूरा मिलान कर लेते हैं। तो प्रतिभागी को स्वयं का परिचय करना, नहीं, प्रतिभागी को जो है कि हिम भंजक खेल खिलाया जाता है, तो यहाँ पर ए है। फिर प्रतिभागी को जो है कि स्वयं का परिचय कराया जाता है, तो यह है। फिर उसके बाद शक्तिवर्धक खेल खिलाना। फिर सहभागी को पुनर्निर्देश प्राप्त करना। पहले क्या किया जाए, प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना। उसके बाद जो है कि हिम भंजक खेल खिलाना, स्वयं से परिचय कराना, शक्तिवर्धक खेल खिलाना, फिर उसके बाद पुनर्निर्देश प्राप्त करना होता है। तो प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों का व्यवस्थित क्रम है। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना, प्रतिभागियों को हिम भंजक खेल खिलाना, प्रतिभागियों को स्वयं से परिचय करवाना, प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाना, सहभागियों से पुनर्निर्देश प्राप्त करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा है कि समूह शिक्षण का विकास किया गया। तो समूह शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो इसका हो जाएगा, तो समूह शिक्षण का विकास जे फ्रीमैन द्वारा किया गया था। समूह शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, जे फ्रीमैन के द्वारा किया गया था। तो जे फ्रीमैन के द्वारा किया गया, तो इसका हो जाएगा ए। तो इसके बारे में जानते हैं कि समूह शिक्षण का विकास जे फ्रीमैन द्वारा किया जाता है। समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं संक्रिय शिक्षण विज्ञा है जो छात्रों के छोटे समूहों से मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये छोटे समूह नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है व दूसरा तर्क आर है। तो फर्स्ट क्या पूछा, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि लोकप्रिय सिनेमा पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित नहीं करता है। तो लोकप्रिय, तो ये जो है कि प्रभावित करता है। लोकप्रिय सिनेमा जो है कि पुरुषत्व व स्त्रीत्व के धारणा को प्रभावित करता है, और यह जो कि गलत हो जाएगा, इसमें कहा है कि नहीं करता है, तो यह करता है। तो तर्क आर क्या कह रहा है कि लैंगिकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण करने वाले अभिकर्ता एजेंट जिसे कहता है पुरुषत्व व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यह भी जो है कि सही है, यह इसका ऋक तर्क जो है कि सही है। तो ए और आर जो है कि ए गलत है और आर सही है। तो देखते इसमें कौन सा है, तो ए गलत है लेकिन आर सही है, तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थान दिया गया है, कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है, तो जो है कि शिक्षाप्रद है, तो इसका हो जाएगा सी, शिक्षाप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से क्या हासिल किया जा सकता है, तो अंतर्दृष्टि, अगर किसी चीज का व्याख्या कर देंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो हमारे अंतर्दृष्टि में जो कि बैठ जाएगा, तो यह जो है कि हासिल किया जा सकता है। तो अंतर्दृष्टि, जैसे कि मूर्त और अमूर्त वस्तु है, तो इसे कुछ नहीं समझ, अगर यही इसके प्रति व्याख्या कर दिया जाएगा कि मूर्त जो है कि दिखाए, किसी वस्तु को दिखाई देना मूर्त कहा जाता है। अमूर्त जो है कि किसी वस्तु को ना देख पाना, वह अमूर्त है। तो यह व्याख्या हो गया, तो हमारे मन अंतर्दृष्टि में जो कि बैठ गया है, तो इसका हो जाएगा ए।
ए हो जाएगा। व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है, तो अंतर्दृष्टि हासिल किया जा सकता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन तरीके से अंतर्दृष्टि इंसाइट हासिल किया जा सकता है। यह एक विधि प्रदर्शन है जिसमें शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, जैसे क्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट इत्यादि इत्यादि को जो कि व्याख्या रूप से प्रदर्शित किया जाता है। फ्लिप चार्ट, पोस्टर और पावर पॉइंट इत्यादि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है। तो इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है। तो एनएससी, पीपीएफ। तो पीपीएफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक कैसी शिक्षा है? एक संगठित शिक्षा है, एक व्यवस्थित शिक्षा, एक शैक्षिक गतिविधि है, इन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो कि नहीं है। तो एक संगठित, एक व्यवस्थित, एक शैक्षिक गतिविधि है। तो पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा किसमें है? तो पहला, दूसरा, चौथा ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, शिक्षण व्यवस्था की गैर संस्थागत मान्यता रहित होती है, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली इस शिक्षा का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालीन होता है। अपने आसपास के लोग अन्य संपर्क माध्यमों, जनसंपर्क माध्यमों द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सूचनाएं हमारा ज्ञानवर्धन ही नहीं करती, वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक शिक्षा, एक जो है कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा एक संगठित, व्यवस्थित, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तथा एक शैक्षिक गतिविधि है। तो यह जो है कि औपचारिक शिक्षा एक संगठित, यह औपचारिक अनौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा एक संगठित, व्यवस्थित, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तथा शैक्षिक गतिविधि है। और इसमें जो है कि अनौपचारिक पूछा है, तो यह एक संगठित, व्यवस्थित, एक शैक्षिक गतिविधि है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था कौन सी नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है? तो स्वयं से अध्ययन। तो स्वयं से अध्ययन जो कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, यह निकट शिक्षा की विशेषता है। प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु और माध्यमों का अध्ययन। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं पूछा है, तो स्वयं का अध्ययन है। और जो है कि शैक्षिक संप्रेषण हेतु विविध माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकरण, यह जो है कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है। और प्रत्यक्ष अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन जो है कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा बी। तो स्वयं अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकरण दूरस्थ शिक्षा की विशेषता है, जबकि प्रत्यक्ष अध्ययन दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो वह जो है कि लचीली होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु लचीली प्रकार की होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं से परे होती है। यह गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली इस प्रक्रिया का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालीन होता है। अपने आसपास के लोगों, अन्य संपर्क माध्यमों एवं जनसंचार माध्यमों द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं न केवल हमारा ज्ञानवर्धन ही करती है, वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है, शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है, तो जॉन डीवी है। तो जॉन डीवी ने जो है कि समाजीकरण पर बल दिया है, तो इसका हो जाएगा बी। तो शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया, तो जॉन डीवी ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? और औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है कि 1979 में किया गया था। तो इसका हो जाएगा डी इंजन। तो औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सन 1979 में प्रारंभ किया गया था। औपचारिक शिक्षा एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थियों को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? तो एंड्रोगॉजी जो है कि प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन है, तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक कौन सी है? तो यह जो है कि स्व सर्विस हो जाएगा। स्व सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी होगी? स्व सर्विस हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रमों के स्थापना वर्ष के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्थापना वर्ष के अनुसार जो है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना होगा। जो पहले आया था तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो कि 1978 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है कि 19 सॉरी आवाज नहीं आ रही थी। तो राष्ट्रीय पोषण शिक्षा कार्यक्रम जो कि NAEP 1978 में आया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM जो कि 1988 में आया। तो ANAP का हो जाएगा नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम और राष्ट्रीय NLM का हो जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन हो जाएगा। तो यह 1988 में आया था। तो ए और बी कितने हैं? तो ए और बी जो है कि डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान आया, फिर विस्तार सतत शिक्षा आया। तो इसका जो है कि ABCD जो कि क्रम वाइज में ही पहले से, तो यह हो जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होगा, फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, फिर विस्तार सतत शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। अनौपचारिक शिक्षा के इसमें से जो कि कौन सा उद्देश्य है? तो इसका हो कार्यप्रत साक्षरता की सीमा बढ़ाना, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना और व्यक्ति जीवन पर्यंत जो कि शिक्षा प्रदान करना, व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। कार्यप्रत साक्षरता की सीमा बढ़ाना, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए तैयार करना, यह जो है कि अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य है। और विद्यालय में औपचारिक शिक्षा पूरक बनाना, तो यह नहीं हो जाएगा। तो ए और बी और डी किसमें है? ABD जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही है। तो एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति प्राथमिक जवाबदेही क्या है? तो वो बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, मूल्य विकास, शारीरिक विकास। तो इसमें से इसका आंसर
जो है कि सभी होगा। देखते हैं कौन सा बताया इसमें। तो इसमें तो जो इसका आंसर ही नहीं बताया गया है। तो इस प्रश्न को आयोग ने किसी भी विकल्प को सही नहीं माना है। बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, मानसिक अथवा बौद्धिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों को हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ बता पाता है। तो यह बौद्धिक विकास का है। तो शारीरिक विकास जो है कि फिजिकल डेवलपमेंट में जो है कि से तात्पर्य है कि समान शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों के अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से है। और सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है कि सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बच्चे के संपूर्ण विकास से है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक सभी विकास शामिल होते हैं। सर्वांगीण विकास में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो है कि सर्वांगीण विकास का तात्पर्य बच्चे के संपूर्ण विकास से है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक सभी विकास शामिल होते हैं। और मूल्य विकास जो है कि वैल्यू डेवलपमेंट में जो है कि मूल्य या नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के भावनात्मक पहलुओं में निवास करती हैं। छात्रों में इनका विकास परिवार, विद्यालय एवं समाज द्वारा किया जाता है। छात्र अपने नैतिक मूल्यों का विकास प्रायः किसी का अनुकरण करके करते हैं। छात्र अपने नैतिक विकास मूल्यों का विकास वह किससे करते हैं? किसी का अनुकरण करके, मतलब उनका नकल करके करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा है एक संगठित शिक्षा, व्यवस्थित शिक्षा, अत्यधिक संस्थानिक शिक्षा या शैक्षिक गतिविधि। तो इसका हो जाएगा, इसका जो है कि हो जाएगा संगठित होता है और व्यवस्थित होता है। शैक्षिक गतिविधि अत्यधिक संस्थानिक नहीं होगा। तो यह जो कि औपचारिक शिक्षा में आएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा जो कि इसे फेर बदल कर दोबारा रिपीट करके पूछा है। तो इसका हो जाएगा पहला आंसर। तो शिक्षा व्यवस्था में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। गैर औपचारिक एवं औपचारिक शिक्षण के बीच एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षण या सीखने की वह विधि है जो अनौपचारिक शिक्षण वातावरण में घटित होता है लेकिन औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें कार्यशाला, सामुदायिक पाठ्यक्रमों, सेमिनार आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं? तो यह जो है कि सरल से जटिल की ओर हो जाएगा और जो है कि ठोस से अमूर्त की ओर और कार्य द्वारा अधिगम, श्रवण द्वारा अधिगम। तो कार्य द्वारा अधिगम हो जाएगा। तो इसका जो है कि ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में नियोजन स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। तो अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है। दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण कौन सा है? तो यह हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा औपचारिक, अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक संप्रेषण, द्वितीयक संप्रेषण और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप का उदाहरण अनौपचारिक संप्रेषण, द्वितीयक संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी विस्तार शिक्षण कार्यक्रम के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने के उद्देश्य हैं। किसी विस्तार शिक्षण कार्यक्रम के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने के उद्देश्य हैं।
तो इसका हो जाएगा अंग अंगतुकों की रुचि लगाना, अंगतुकों की रुचि लगाना, रुचि जगाना। और फिर जो है कि समस्या का पता लगाने में मदद, समस्या का पता लगाने में मदद। उसके बाद संबंधित परंपराओं की व्यवहार्यता देखना, संबंधित समस्याओं की व्यवहार्यता को देखना। तो पहला, दूसरा और चौथा जो है कि विस्तार शिक्षण कार्यक्रम की क्षेत्र द्वारा आयोजित करने के उद्देश्य हैं। तो पहला तीसरा किसमें है? पहला दूसरा चौथा किसमें है? तो पहला दूसरा चौथा डी में है। और समस्याओं को पता लगाने में मदद, यह नहीं हो जाएगा, तो इसका जो है कि डी हो जाएगा। किसी विस्तार शिक्षण कार्यक्रम के लिए क्षेत्र द्वारा आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अंगतुकों की रुचि जगाना, समस्याओं का पता लगाने में मदद, संबंधित समस्याओं की व्यवहार्यता देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है? आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है? तो यह जो है कि एक जो है कि स्थानीय माध्यम है। यह एक स्थानीय माध्यम होगा। आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा जो है कि एक स्थानीय माध्यम का उदाहरण है। तो इसका जो है कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अनौपचारिक प्रबोधक किस उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है? एक अनौपचारिक प्रबोधक किस उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है? तो यह जो है कि एक निश्चित उद्देश्यों के अपनाने के लिए करता है। एक निश्चित उद्देश्यों को अपनाने के लिए करता है। स्थानीय नेताओं की पहचान करने के लिए नहीं होगा। और जो है कि सामग्री को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए करता है। तो बी भी हो जाए, सी भी सही है। और अधिगम परिणामों को मूल्यांकन के लिए करता है। तो लाभ विश्लेषण के लिए ये नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा डी। तो बी सी डी है, तो बी सी डी जो है कि डी में है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक अनौपचारिक प्रबोधन निम्न उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है। निश्चित उद्देश्यों को अपनाने के लिए, सामग्री को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए, अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना खाली स्थान दिया का आधारभूत दर्शन है। शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना के आधारभूत दर्शन है। तो इसका हो, तो शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना विस्तार कार्य का आधारभूत दर्शन है। तो इसका जो है कि डी हो जाएगा। विस्तार कार्य ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों को बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करना है। प्रसार कार्यक्रम की सफलता प्रसार कार्यकर्ता पर निर्भर करती है। प्रसार कार्यकर्ता लोगों की मनोवृत्ति तथा विचारधारा में परिवर्तन लाकर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करने, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे वे लोग अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र कौन सा है? तो यह जो है कि नई तकनीकी हो जाएगी। तो नई तकनीकी जो है कि विद्यालय का आधारभूत तंत्र है, तो इसका हो जाएगा बी। तो शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। यह किसने कहा है? तो यह जो है कि रस्किन ने कहा है। तो इसका हो जाएगा डी, रस्किन ने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि
वे समूह जिनमें सदस्य रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है। तो खाली स्थान दिया गया समूहों के नाम से जाना जाता है। तो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो वह समूह का नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है वह समूह। तो वह समूह जो है कि अनौपचारिक सॉरी औपचारिक नाम से जाना जाता है। वह समूह औपचारिक नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा डी। औपचारिक एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके तहत नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा सारणी का अनुसरण करती हैं। इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। वह समूह जिनमें सदस्य रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, औपचारिक फॉर्मल समूह के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो विस्तार शिक्षण में प्रतिभागिता खाली स्थान दिया है कि है, जबकि विद्यालय उपस्थिति खाली स्थान है। तो विस्तार शिक्षण में प्रतिभागिता जो है कि ऐच्छिक है और जबकि विद्यालय उपस्थिति में आवश्यक है। विस्तार शिक्षण में प्रतिभागिता जो है कि ऐच्छिक है, अपने इच्छा पर है, और जबकि विद्यालय उपस्थिति में जो है कि आवश्यक है, अपनी इच्छा पे नहीं, अपने समय पर आना आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा ऐच्छिक और आवश्यक। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो यह जो है कि हो जाएगा व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए। व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना चाहिए। मानव क्षमता को समृद्ध करना चाहिए। अधिगम ज्ञान की कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ाना चाहिए। तो पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा किसमें है, तो बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब सहायक है। तो प्रशिक्षण पद्धति के रूप में इनमें से कौन सा है जो कि माइक्रो लैब सहायक है। तो जो है कि सहभागियों में परस्पर मेल जोल बढ़ाने में सहायक है। सहभागियों में परस्पर मेल जोल बढ़ाने में सहायक है। सहभागियों में हिचक दूर करने के लिए सहायक है। और जो है कि चिंतन को उत्प्रेरित करता है, चिंतन को प्रेरित करता है। प्रतिस्पर्धा का सृजन यह नहीं है। तो सहभागियों में परस्पर मेल जोल बढ़ाने के लिए, सहभागियों में हिचक दूर करने के लिए, चिंतन को प्रेरित करने के लिए माइक्रोवेव सहायक है। तो प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रोवेव सहायक है। तो इन तीनों के लिए सहायक है। तो इसका हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो कि आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि साक्षरता के 3 स्तंभ हैं। तो साक्षरता के 3 स्तंभ इनमें से कौन से हैं। तो साक्षरता के 3 स्तंभ जो है कि पढ़ना, लिखना, हिसाब करना है। जवाब देना नहीं होगा। पढ़ना, लिखना, हिसाब करना साक्षरता के 3 स्तंभ है। तो पूछ देगा साक्षरता के कितने स्तंभ है। तो साक्षरता के 3 स्तंभ है। कौन कौन से हैं, पढ़ना, लिखना, हिसाब करना। तो पहला दूसरा तीसरा। तो इसका हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए। तो शिक्षार्थी अभिमुखी होनी चाहिए। तो शिक्षार्थी अभिमुखी होनी चाहिए अनौपचारिक शिक्षा में। तो इसका हो जाएगा सी। तो अनौपचारिक शिक्षा में नॉन फॉर्मल एजुकेशन में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति शिक्षार्थी अभिमुखी होनी चाहिए। मतलब शिक्षार्थी के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुछ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं, उनके क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रम बताइए। तो कुछ प्रौढ़ शिक्षा
शिक्षा कार्यक्रम नीचे दिए गए उनके क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रम बताएं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका क्रम होगा राष्ट्रीय ग्राम सेवा सेविक मुहिम होगा, ग्राम सेविक मुहिम होगा। फिर किसान प्रकारात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट होगा, ग्राम शिक्षण मुहिम होगा, ग्राम शिक्षण मुहिम होगा। फिर किसान प्रकारात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट होगा, किसान प्रकारात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट होगा पहला। दूसरा, और युवा के लिए अनौपचारिक शिक्षा होगा, युवा के लिए पहला ये है, फिर दूसरा यह युवा के लिए अनौपचारिक शिक्षा, तो तीसरा हो जाएगा लास्ट में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होगा। तो चौथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होगा। तो पहला चौथा तीसरा पहला किसमें है? तो दूसरा चौथा किसमें है? दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रम है, ग्राम शिक्षण मुहिम होगा, किसान प्रकारात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट होगा, युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पर, तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है तो कहां पर किया जा सकता है? तो यह जो है कि पढ़ने वालों के लिए सुलभ हो, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पर पढ़ने वाले के लिए सुलभ हो। तो यह जो कि सी हो जाएगा, कक्षा की उपलब्ध हो, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षा और शिक्षक की दोनों। तो इसका आंसर जो कि सी रहेगा, पढ़ने वाले की सुलभ हो। तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पढ़ने वाले के लिए सुलभ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जानते हैं इसके बारे में व्याख्या सहित। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थाओं से परे होती है। यह एक गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। इस शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत सामूहिक संपर्क माध्यमों से जानकारियां प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस शिक्षा का पाठ्यक्रम सीखने वाले के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो लचीला होना चाहिए। तो इसका होगा बी, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, नहीं सॉरी, सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो कि लचीला होना चाहिए, और अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हमेशा सीखने वाले की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, जिससे उसका लाभ अधिकतम छात्रों को दिया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक, निराकार और सैद्धांतिक वातावरण अध्यापन केंद्रित। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी नहीं होनी चाहिए? तो अनौपचारिक शिक्षा जो कि निराकार और सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो है कि बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक, वातावरणानुसार अध्यापन केंद्रित, इन सभी के अनुसार होने चाहिए। निराकार और सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। इसका जो है कि बी सही हो जाएगा। शिक्षा के कई स्वरूप प्रचलित हैं, इसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा निराकार और सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, यह व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक होनी चाहिए ताकि इसमें प्रतिभागी को अत्यधिक लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शांति निकेतन शुरू हुआ, तो शांति निकेतन किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू हुआ। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन और निराकरण करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गैर अनौपचारिक शिक्षा संबंधित विभिन्न आयोग और नीतियों की सिफारिश के वर्ष के आधार पर सही क्रम में रखें। तो गैर
गैर औपचारिक शिक्षा संबंधित विभिन्न आयोग और नीतियों की सिफारिश के वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाना है। तो इसे सही क्रम में लगाना है। तो शिक्षा का राष्ट्रीय नीति, कोठारी आयोग, शिक्षा का नीति, नव प्रवर्तन शिक्षा नीति। तो पहले जो है कि कोठारी आयोग आया, फिर उसके बाद जो है कि पहले कोठारी आयोग आया, फिर उसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई, और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय नीति आई, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और लास्ट में 9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पहले क्या है, कोठारी आयोग आया, फिर उसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर 9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। तो यह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा संबंधित विभिन्न आयोग और नीतियों का क्रियान्वयन वर्ष के आधार पर सही क्रम है। कोठारी आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिक भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिक भेदों को मिटाने के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो व्यक्तिक भेदों को मिटाने के लिए औपचारिक तथा लोचपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यक्तिक भेदों को मिटाने के लिए औपचारिक तथा लोचपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो दूसरा और चौथा किसमें? तो डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो व्यक्तिक भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका जो है कि औपचारिक लोचपूर्ण, तो इसमें जो कि एक बताया जो कि सही है, इसमें आंसर सही बताया पर लगाया गलत बताया, तो जो कि डी ही होगा। इसका आंसर डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक ऊर्जा संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन से जो है कि अनौपचारिक ऊर्जा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भू उष्मीय ऊर्जा, पेट्रोल रसायन ऊर्जा। तो जो है कि इसमें से जो कि पेट्रोल रसायन ऊर्जा अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ए में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रौढ़ों के बीच प्रकारात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। प्रौढ़ों के बीच प्रकारात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कौन सा है? क्या सर्व शिक्षा अभियान, या सर्व शिक्षा अध्ययन कार्यक्रम, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो कि है, तो इसका आंसर थी जो कि 15 से लेकर 35 वर्ष तक के प्रौढ़ों के लिए शिक्षा है। तो देखते हैं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो 5 मई 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों के व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करना तथा साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंड्रागोजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? एंड्रागोजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? तो एंड्रागोजी जो कि फ्लोर शिक्षण का अध्ययन है। तो इसका जो कि बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किया गया। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका देखते हैं। तो यह जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका हो जाएगा सी। तो श्री निकेतन योजना का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय जी द्वारा ग्रामीण जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री C.L.M. हस्त से सहयोग लेकर वर्ष 2001 में 8 ग्रामों में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं? प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक केंद्र होते हैं? तो इसके जो है कि
5 होते हैं, सॉरी 7 केंद्र होते हैं, 7 केंद्र होते हैं, तो इसका हो जाएगा डी। तो 7 केंद्र होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के आधार पर शिक्षा आधार पर देखभाल की आधारशिला है। 6 उपकेंद्रों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है। इतने रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर एक सामुदायिक विकास खंड बनता है। 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिला कितने सामुदायिक विकास खंड बनता है? तो एक सामुदायिक विकास खंड बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किया गया था? तो कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किया गया था? इसको के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका हो जाएगा ए, सही है। इसको के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है। तो यह जो कि सही, विस्तार कार्यक्रम परियोजना चक्र प्रवृत्ति में होती है, तो यह सही है। और कारण आर कह रहा है कि परियोजना अनुबंधन पूर्णता मूल्यांकन व पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। तो यह जो है कि यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान है, तो इसका जो कि ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय विस्तार शिक्षा से सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ, किस वर्ष में स्थापना हुई? तो भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ औपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ, किस वर्ष स्थापना हुई? तो किस वर्ष स्थापना हुई? तो यह जो है कि इनमें से इसका कोई नहीं आंसर सही है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है। क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है, तो यह पढ़ने व लिखने की दक्षता विकास, गणित एवं समस्या सुलझाने का कौशल या आय उत्पाद। तो क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है पढ़ने व लिखने की दक्षता विकास, गणित एवं समस्या सुलझाने का कौशल, आय उत्पाद, इन सभी के लिए करती है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियाशीलता साक्षरता का परिणाम है। क्रियाशीलता साक्षरता का परिणाम क्या है? जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, तो सही है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भी सही है। व्यक्तिगत सोच को बढ़ावा देने के लिए भी सही है। वातावरण का संरक्षण करने के लिए ये भी सही। क्रियाशीलता साक्षरता का परिणाम है यह सभी, तो यह सभी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित मतलब किस इनमें से कौन सा जो है कि अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है? तो यह जो है कि औपचारिक शिक्षा होगा, फॉर्मल एजुकेशन होगा। तो औपचारिक शिक्षा होगा, तो इसका जो है कि डी हो जाएगा। तो औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके एक निमित्त वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। इस पद्धति के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थाएं एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा सारणी का अनुसरण करती हैं। इस प्रणाली में सभी को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कार्सल से उद्भूत है, इसका अर्थ है पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कार्सल से उद्भूत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा दौड़ना, ये हो जाएगा। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कार्सल से उद्भूत है, तो कार्सल शब्द से उद्भूत है जिसका अर्थ क्या होगा? दौड़ना होगा, तो इसका ए सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पूछा है कि पाठ चर्चा को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है। पाठ चर्चा को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध इनमें से कौन सा है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मनोविज्ञान के सिद्धांत से। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत से हम किसी भी विषय के पाठ चर्चा को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर स्थापित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी में से है? निर्मित करना, प्रारूप बनाना, यह सभी है। तो इसका हो जाएगा बी। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशी नियंत्रण से है। बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास होना क्रियात्मक विकास कहलाता है। निर्मित करना, प्रारूप बनाना क्रियात्मक पक्षों की कार्यसूचक क्रियाएं हैं, ये सभी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए इनमें से कौन सा है? तो सीखने वाले के सुविधाजनक हो। तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए सीखने वाले के सुविधाजनक हो। तो इसका हो जाएगा सी, सीखने वाले के सुविधाजनक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो केरल जो है कि प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है। इसका हो जाएगा डी। जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा करवाई जाती है तो उसे कहते हैं, जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। तो इसका हो जाएगा बी। तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय शिक्षण व शिक्षार्थी होते हैं। यह संस्थागत पद्धति है। इसमें 3 की मुख्य भूमिका होती है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो नेक्स्ट जो कि पाठ्यक्रम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनौपचारिक शिक्षा है। तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा है? एक लोचमय व सीखने वाले के अनुसार है। इसका हो जाएगा सी। तो अनौपचारिक, इसे अनियमित या अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। इसमें ना तो निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं और ना ही शिक्षक तथा विद्यालय भी नहीं होते हैं। अतः अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम लोचदार होना चाहिए ताकि सीखने वाले को कोई कठिनाई ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। किसने कहा है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। तो किसने कहा है? तो यह जो है कि इसे जो है कि एल डी काल्से ने कहा है। एल डी काल्से ने कहा है। तो इसका हो जाएगा ए। एल डी काल्से ने कहा है। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, यह कथन एल डी काल्से ने कहा है। औपचारिक शिक्षा यह एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षिक संस्थाओं से परे होती है। यह गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। यह जो है कि एक गैर संस्थागत मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य औपचारिक शिक्षा की विशेष पूर्ति करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालयों में एकाधिकार समाप्त करना। तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना। तो इसका हो जाएगा बी, जनता में शिक्षा का प्रसार करना। समांतर दूरस्थ शिक्षा प्रक्रिया को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह पत्राचार, जनसंपर्क कार्यक्रमों, संचार के साधनों आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु है। तो यह 15 से 35 है। तो इसका हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए 1985-88 में शुरू किया गया था नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा होती है एक लोचमय और सीखने वाली, समस्यात्मक, यूनिफॉर्म और विषय
क्योंकि तो यह एक लोचमय और सीखने वाली होती है, तो इसका हो जाएगा ए। तो अनौपचारिक शिक्षा की प्रकृति विशेषताएं निम्नलिखित है। एक, लोचमय एवं सीखने वाली होती है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें विविध एवं बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है। इस शिक्षा प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। यह किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होती है। यह किसी विशेष शैक्षिक व्यवस्था तक सीमित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है, तो राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक पुनर्गठन में, इन सभी का लाभ है, तो यह सभी हो जाएगा डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देता है जिन्होंने यह अवसर गंवा दिया है और औपचारिक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा और इस तरह की अन्य शिक्षा सहित किसी तरह के ज्ञान की आवश्यकता का अनुभूत करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लाभ के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास और सामाजिक पुनर्गठन प्रक्रिया के लाभ पहुंचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तिगत समस्याओं के साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि रोक, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधित समस्या, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है किसका, तो औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के हैं, तो इसका हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है तो साक्षरता पर, तो इसका हो जाएगा साक्षरता, संवर्धन, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास करने पर, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता पर केंद्रित है। प्रौढ़ शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षण का प्रारंभ वर्णमाला से न करके शब्दों से किया जाता है। इनका विषय दैनिक जीवन से संबंधित होता है, जैसे मकान, खेल, घर आदि, जिसे आसानी से समझा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है, तो शिक्षण सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है, आयु के अनुसार, अनुभव, मानसिक योग्यता, उन सभी के अनुसार की जाती है, तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है तो जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रवेश नहीं पा सकते हैं, तो यह गलत है। जो अशिक्षित हैं पर सीखने को प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब है, जो पत्र व्यवहार करते हैं पर कक्षा में नहीं जा सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है। तो इसका जो है कि अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ए। अनौपचारिक शिक्षा उनके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। अनौपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होते, केवल उसकी उपयोगी तकनीकी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है। निम्न से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है, तो लचीला पाठ्यक्रम, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम, योजनाबद्ध अधिगम, प्रतिपुष्टि। तो इसमें जो है कि हो जाएगा योजनाबद्ध अधिगम। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यक नहीं है, तो इसका हो जाएगा, इसका प्रतिपुष्टि हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि डी से हो जाएगा। तो प्रतिपुष्टि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में आवश्यक नहीं है। योजनाबद्ध अधिगम, लचीला पाठ्यक्रम आदि प्रौढ़ शिक्षा के लिए जरूरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास विकासशील समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास विकासशील समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो यह जो है कि सही है। और कारण कर रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा समय और आयु की दृष्टि से अधिक लचीली होती है,
तो यह जो है कि कारण गलत है, तो इसका जो कि बी सही हो जाएगा। ए सही है पर लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञान करने के लिए मानव विकास शोधकर्ताओं ने मानव विकास क्षेत्र से निजाती पद्धतियां उधार ली है। तो ग्रामीण बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए मानव विकास शोधकर्ताओं के मानव विज्ञान क्षेत्र में न्यून जाति पद्धति उधार ली है। तो इसमें से कौन उधार ली है, तो यह क्या है, यह अभिकथन जो है कि सही है। और कारण क्या है, तो कारण कह रहा है कि सांस्कृतिक सामाजिक प्रतिक्रियाओं और अद्वितीय मूल्यों को समझने के लिए यह प्रतिभागी अवलोकन का उपयोग करता है। तो यह भी सही है। तो ए और दोनों सही है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए मानव विकास शोधकर्ता ने मानव विकास के क्षेत्र में जाति पद्धतियां उधार ली है, क्योंकि संस्कृत की सामाजिक प्रक्रियाएं और अद्वितीय मूल्यों को समझने के लिए प्रतिभागी अवलोकन तकनीकी का उपयोग करता है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि नवप्रवर्तक विद्यार्थी कौन नवप्रवर्तक विद्यार्थी कौन से विशिष्ट या विशेष प्रकार की अध्ययन शैली की ज्यादा पसंद करती है। नवप्रवर्तक की कौन सी शिक्षण प्रवर्तक शिक्षण कौन से विशिष्ट या विशेष प्रकार की अध्ययन शैली को ज्यादा पसंद करती है। तो इनमें से जो है कि प्रश्न और उत्तर को, स्वतंत्र परियोजना को और सुनने को, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो हमारा जो है कि अनौपचारिक औपचारिक पूर्व शिक्षा क्लास खत्म हुआ, मूल्यांकन का है। तो इसका क्लास जो है कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आप सबका धन्यवाद।